दोस्तों, आज की कहानी है महाराष्ट्र की डिग्री कॉलेज की बतौर प्रोफेसर अंकिता पिसुदे की। दोस्तों, आज की कहानी है अंकिता पिसुदे के सरल स्वभाव की और उसके साथ हुए दर्दनाक हत्याकांड की। क्या है पूरे हत्याकांड की कहानी? क्या हुआ था 3 फरवरी 2020 को सोमवार के दिन? किसने की अंकिता की हत्या और क्यों की अंकिता की हत्या? क्या था पूरा कारण, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली है। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर अंकिता की पूरी कहानी है क्या। 25 वर्षीय अंकिता पिसुदे महाराष्ट्र के वर्धा जिले के गांव दरोदा की रहने वाली थी। वह हिंगनघाट तालुका नादोरी चौक स्थित मातोश्री आशाताई कुमारन डिग्री कॉलेज में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थी। यह कॉलेज उसके गांव से लगभग 75 किलोमीटर दूर था और इसीलिए वह रोजाना कॉलेज बस से आती जाती थी। उसके पढ़ाने का तरीका इतना सरल था कि सभी छात्र छात्राएं उससे खुश रहते थे। 3 फरवरी 2020 सोमवार का दिन था। उस दिन अंकिता हिंगनघाट के बस स्टॉप पर उतरकर नादोरी चौक स्थित अपने कॉलेज जा रही थी। अभी वह कॉलेज से लगभग 100 कदम की दूरी पर थी कि तभी अचानक विकेश नागराले ने मोटरसाइकिल से उसका रास्ता रोक दिया। विकेश अंकिता के मोहल्ले में रहता था और अचानक उसे सामने देखकर अंकिता बुरी तरीके से डर गई। जिस तरह से उसने रास्ता रोका था वह उसके लिए शुभ संकेत नहीं था। यह क्या बदतमीजी है विकेश? अंकिता उस पर भड़कते हुए बोली। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तुम जान जाओगी, और रास्ता क्यों रोका है यह तुमसे अच्छा और कौन जान सकता है, विकेश ने सख्त शब्दों में कहा। देखो विकेश, बहुत तमाशा हो चुका है, मेरा पीछा बंद करो और मेरा रास्ता छोड़ दो, अंकिता ने गुस्से में कहा। तमाशा मैं नहीं तुम कर रही हो अंकिता, आखिर तुम मेरे प्यार को मान क्यों नहीं लेती? देखो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जहां हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होगा, विकेश बोला। विकेश, यह तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे न तुमसे पहले प्यार था और न आज है। यह बात मैं तुमसे न जाने कितनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में बात आती ही नहीं। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने दोस्ती को भी इस लायक नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हें दोस्त मान सकूं, अंकिता ने कहा। मुझसे भूल हुई थी अंकिता, मुझे माफ़ कर दो, विकेश ने अंकिता के सामने हाथ जोड़े, फिर कान पकड़ते हुए माफ़ी मांगी। देखो विकेश, तुम अच्छे और समझदार युवक हो। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। तुम्हारी शादी हो चुकी है, घर में सुंदर पत्नी और बच्ची है। मेरे पीछे अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? अपने परिवार का ध्यान रखो और मुझे भूल जाओ, अंकिता ने उसे समझाते हुए कहा। तो क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? विकेश ने निराशा भरे शब्दों से पूछा। हाँ, अंकिता ने सख्त शब्दों में जवाब दिया। अंकिता, यही तो मुश्किल है ना तो मैं तुम्हें भूल सकता हूँ और ना तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। इसके लिए तो सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है। कहते हुए विकेश नागराले का चेहरा लाल हो गया। एक ही रास्ता क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? अंकिता ने प्रश्न किया। देखो विकेश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कि बाद में पछताना पड़े। अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। जब विकेश को लगा कि अंकिता मानने वाली नहीं है और ना ही वह उसकी बातों को तवज्जो दे रही है तो वह गुस्से से भर उठा और उसने अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी से पेट्रोल भरी बोतल निकाली और अंकिता के ऊपर उड़ेलकर आग लगाते हुए बोला, तुम अगर मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगा। और इसके बाद वह फरार हो गया। आग के गोले में लिपटी अंकिता को जब उधर से गुजर रही कुछ छात्राओं ने देखा तो वे अंकिता की मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी।
छात्राओं की चीख पुकार सुनकर कई लोग और भी दौड़े आए और उनके हाथों में जो कुछ मिला उसे लेकर उन्होंने अंकिता की मदद करने की कोशिश की। जलती अंकिता पर पानी डालकर आग बुझाई गई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसका सिर, चेहरा, हाथ, पीठ, गर्दन झुलस गई थी। उसकी दोनों आंखें भी चली गई थी। उसे इलाज के लिए तुरंत हिंगन घाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और इस मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ हिंगन घाट पुलिस थाने को भी दे दी गई। थाना हिंगन घाट के थाना प्रभारी सतवीर बांदीवार ने यह खबर सुनी तो बिना देर किए उन्होंने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर निकल गए। कुछ पुलिस कर्मियों को घटनास्थल पर छोड़कर थाना प्रभारी हिंगन घाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। फिल्मी अंदाज में घटी इस मार्मिक घटना को पूरे जिले में फैलते देर नहीं लगी। जिसने भी सुना और देखा उनका कलेजा मुंह तक आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही अंकिता के कॉलेज प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी। कॉलेज का सारा स्टाफ और छात्र छात्राएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में एकत्रित होकर अंकिता के स्वस्थ होने की दुआ मांग रहे थे। इसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी से मांग की कि वह हमलावर को शीघ्र गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही हमलावर को गिरफ्तार कर सीखचों के पीछे भेज देंगे। घटना की खबर पाते ही नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, डीएसपी तृप्ति जाधव तत्काल हिंगन घाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। डॉक्टरों से बातचीत के बाद उन्होंने पूरी तरीके से जली अंकिता का निरीक्षण किया और थाना प्रभारी सतवीर बांदीवार को आवश्यक निर्देश देकर वापस लौट गए। अंकिता 50% जल चुकी थी। उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उसकी गंभीरता को देखते हुए उसे ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भेजने की सलाह दी। थाना प्रभारी इस घटना की खबर अंकिता के परिवार वालों को पहले ही दे चुके थे। बेटी के साथ घटी घटना की खबर पाते ही अंकिता के परिवार वाले सन्न रह गए। घर में रोना पीटना मच गया। उन्हें जिस बात का डर था आखिर वही हो चुका था। वे जिस हालत में थे वैसे ही हिंगन घाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर दौड़ पड़े और करीब 1.5 घंटे में वे स्वास्थ्य केंद्र के बाहर थे। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर थाना प्रभारी सतवीर बांदीवार ने उन्हें सांत्वना देकर फौरी तौर पर पूछा। अंकिता के परिवार वालों ने इस मामले में सीधे सीधे विकेश नागराले का हाथ बताया और कहा कि विकेश नागराले ही वह युवक है जो उनकी बेटी अंकिता से एक तरफा प्यार करता था। वह आए दिन उसे परेशान किया करता था। अंकिता के परिवार वालों के बयान के आधार पर अंकिता को नागपुर ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भेज दिया गया। अंकिता के परिवार वालों के बयान पर थाना प्रभारी सतवीर बांदीवार ने अपनी एक विशेष टीम के साथ विकेश नागराले की तलाश शुरू कर दी और फिर 4 फरवरी यानी घटना के दूसरे दिन ही उसे गिरफ्तार कर लिया। मगर इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, क्योंकि मामला एक प्रतिष्ठित परिवार की प्रोफेसर से जुड़ा हुआ था। इसलिए महाराष्ट्र के दैनिक समाचार पत्रों ने खबरों को हवा दे दी और जिसकी आंच से महाराष्ट्र शासन भी नहीं बचा। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदेश में अशांति पैदा ना हो, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अंकिता के इलाज के लिए अपने मुख्यमंत्री राहत कोष का मुंह खोल दिया। महाराष्ट्र महिला विकास और स्वास्थ्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने अंकिता के इलाज के लिए मुंबई के डॉक्टरों का एक दल तुरंत नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल के लिए रवाना कर दिया। डॉक्टरों की टीम अंकिता के इलाज में जुट गई, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद अंकिता जिंदगी की जंग हार गई। घटना 8 दिन बाद 10 फरवरी को सुबह लगभग 7 बजे अंकिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अंकिता की मौत की खबर वर्धा जिले के अलावा नागपुर में भी फैल गई और इसके बाद तो मानो भूचाल सा आ गया। नाराज लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। आक्रोशित भीड़ ने कलेक्टर हाउस और पुलिस मुख्यालय को घेर लिया। प्रदर्शनकारी अभियुक्त को फांसी के साथ साथ अंकिता के परिवार वालों को सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे। गुस्साई भीड़ ने नागपुर हैदराबाद हाईवे को जाम कर लिया।
आखिर नागपुर वर्धा डीएम के लिखित आदेश पर आंदोलन शांत हुआ। महाराष्ट्र शासन ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आदेश दिया। साथ ही इस क्रिमिनल केस को लड़ने के लिए मुंबई के जाने माने सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को नियुक्त कर दिया। 27 वर्षीय विकेश नागराले उसी गांव दरोदा का रहने वाला था जिस गांव में अंकिता पिसुदे रहती थी। अंकिता की पारिवारिक आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी। उसके पिता गांव के जाने माने काश्तकार थे। अंकिता और विकेश नागराले के स्तर का कोई भी मेल नहीं था। विकेश के पिता मध्यम श्रेणी के किसान थे। उनके पास नाम मात्र की खेती थी। विकेश पढ़ाई लिखाई में तेज और महत्वाकांक्षी युवक था। स्कूल एक ऐसी पाठशाला है जहां अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता और साथ ही दोस्ती और प्यार के बीच कोई दीवार भी नहीं होती। यही विकेश नागराले और अंकिता के साथ भी हुआ। एक ही गांव और एक ही स्कूल में होने के नाते दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ स्कूल आते जाते थे और एक ही कक्षा में पढ़ते भी थे। पढ़ाई में दोनों एक दूसरे की मदद भी करते रहते थे। दोनों साथ मिलकर स्कूल का होमवर्क करते। कभी अंकिता विकेश के घर तो कभी विकेश अंकिता के घर पर आ जाता था। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दोनों ने साथ साथ ली। इंटरमीडिएट पास करने के बाद अंकिता के परिवार ने उसके अच्छे भविष्य के लिए आगे की पढ़ाई का बंदोबस्त नागपुर शहर में कर दिया। नागपुर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद अंकिता प्रोफेसर बन गई, जबकि विकेश नागराले ने आर्थिक स्थिति के कारण आगे की पढ़ाई छोड़कर रेलवे में कैटरिंग का काम शुरू कर दिया। रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। अंकिता जब भी कॉलेज से छुट्टी पाती विकेश के साथ घूमती फिरती, जिसका विकेश ने अलग मतलब निकाल लिया। वह अंकिता की दोस्ती को उसका प्यार समझ बैठा, जबकि वह दोस्ती सिर्फ औपचारिकता भर थी। अंकिता जब भी सामने आती विकेश के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। अंकिता का रंग रूप उसकी आंखों में समा जाता था और उसे लेकर वह रंगीन सपनों में खो जाता। इसी गलतफहमी में विकेश ने जब अपनी सीमाओं को लांघना चाहा तो उनकी दोस्ती में दरार आ गई। विकेश के इस अनुचित व्यवहार से अंकिता के मन को गहरी ठेस लगी और उसने उससे दूरी बना ली। जब विकेश को महसूस हुआ कि उससे गलती हो गई है तो उसने गलती का एहसास होने के बाद वह माफ़ी के लिए कई बार अंकिता के सामने आया। एक दिन उसने अंकिता का रास्ता रोका तो अंकिता ने उसे भाव नहीं दिया। उल्टे उसने विकेश की शिकायत अपने परिवार वालों से कर दी। अंकिता के परिवार वालों ने विकेश नागराले के परिवार वालों को आड़े हाथ लिया और उन्हें चेतावनी देकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दे दी। विकेश की हरकतों से दुखी उसके घर वालों ने उसकी शादी कर देने में ही भलाई समझी और आखिरकार 2018 के जनवरी महीने में उसकी शादी कर दी गई। शादी के 1.5 साल बाद वह एक बच्ची का पिता भी बन गया था। फिर भी वह अंकिता को भूल नहीं पाया। जब भी वह अंकिता के सामने पाता तो उससे बात करने की कोशिश करता। तब अंकिता उसे दुत्कार देती और अंकिता की इस बेरुखी से उसके दिल को आघात पहुंचता। घटना से करीब 4 महीने पहले उसने अंकिता की बेरुखी के चलते फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन डॉक्टरों ने किसी तरह से उसे बचा लिया। मामला दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा का था और इसलिए बात पुलिस तक नहीं पहुंची। इस हादसे से निकलने के बाद जब भी अंकिता को उसके प्रति कोई हमदर्दी नहीं हुई तो उसके मन में अंकिता के लिए नफरत जाग उठी, जो एक क्रूर भावना में बदल गई। उसकी इस भावना की आग तब और भड़क गई जब उसे यह मालूम पड़ा कि अंकिता की शादी तय हो गई है। तभी उसने फैसला लिया कि अंकिता अगर उसकी नहीं हो सकती तो वह अंकिता को किसी और का भी नहीं होने देगा। घटना के दिन विकेश नागराले ने अपनी मोटरसाइकिल से एक बोतल पेट्रोल निकालकर डिग्गी में रख लिया और घटना स्थल पर अंकिता से पहले पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। अपने तय समय पर जब अंकिता बस स्टॉप पर उतरकर कॉलेज की तरफ बढ़ी तभी विकेश नागराले ने उसके सामने आकर अपने आप को खड़ा कर दिया। फिर उसने वारदात को अंजाम भी दिया और घटना के बाद वह भागकर अपनी ससुराल में जाकर छिप गया, जहां से पुलिस टीम ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। विकेश नागराले से विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे भादंबी की धारा 307, 326
302 के तहत गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा में महानगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक अपडेट यही था कि विकेश अभी भी जेल में ही था। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली कहानी। क्यों हम नहीं समझते हैं कि एक लड़की की ना ही होती है और ना की उतनी ही इज्जत होनी चाहिए कि जितनी एक हाँ की होती है। अगर लड़की तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं कर पाएगी तो उसकी हाँ ज़बरदस्ती करवा के भी क्या फ़ायदा। इस चीज़ को समझना होगा, और जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो कितनी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। मेरे पास सबसे पहले जो कमेंट्स आए हैं वो एज़ यूजुअल आलोक सिंह जी के हैं। आलोक सिंह जी ने एक कमेंट किया है कि आपने चैनल का नाम ही चेंज कर दिया। क्योंकि मैंने नाम चेंज किया है चैनल का, इसलिए उन्होंने इस पर कमेंट किया है। तो जी हाँ, मैंने नाम चेंज किया है ड्यू टू सम रीज़न्स, और वो रीज़न्स जो हैं वो टेक्निकली हैं, तो बस नाम चेंज कर दिया है। आई होप आप सब लोगों को ये जो चैनल है वो आराम से मिल रहा होगा। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा कमेंट किया है सोफिया परवीन के ऊपर। सोफिया परवीन की जो मैंने कहानी अपलोड की थी उसमें उन्होंने कमेंट किया है कि मैम ये कहानी जो है ये मेरे शहर की है। मैं समझ सकती हूँ सर, कई बार जब हमारे शहर की कोई स्टोरी सामने आती है तो कहीं ना कहीं हम अपने शहर को रिलेट करते हैं, हमें भी अपनापन सा लगता है। तो अच्छा लगा कि आपके शहर की कहानी जो है वो मैं सुना पाई। तो तहे दिल से आलोक सिंह जी धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। इसके बाद अगला मेल आया है कुसुम दलाल जी का। कुसुम दलाल जी ने कहा है कि 25 मई को इनका बर्थडे होता है। तो एडवांस में कुसुम जी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आपको बहुत लंबी उम्र दे और आप हमेशा सुख समृद्धि पाएँ। तो थैंक यू कमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा मेरे पास एक और मेल आया है सीमंत शर्मा जी का। सीमंत शर्मा जी ने मेल किया है कि कहानी अच्छी लगती है और आप कहाँ से हैं। तो सबसे पहली बात तो कहानी अच्छी लगती है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाकर रखिए। और दूसरा, उन्होंने पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी सीमंत जी कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ। और इसके अलावा आप सब लोगों ऑल ओवर इंडिया से हूँ। तो आपके लिए और कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।